कानपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच हुए एनकाउंटर में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हैं। घायल पुलिसकर्मियों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उनके पेट में गोली लगी है। बता दें कि ये मुठभेड़ कानपुर के शिवराजपुर इलाके में रात तकरीबन 1 बजे हुई। कानपुर में एनकाउंटर वाली जगह से कुछ दूर एक और एनकाउंटर हुआ, जहां पुलिस ने 3 अपराधियों को मार गिराया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये तीनों अपराधी विकास दुबे के साथी हैं, जिसे पुलिस पकड़ने गई थी। हालांकि मुख्य आरोपी विकास अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जानकारी के मुताबिक पुलिस विकास दुबे नाम के अपराधी को पकड़ने गई थी। बदमाशों ने घर की छत से घात लगाकर पुलिस की टीम पर हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक डीएसपी, एसपी देवेंद्र मिश्रा, 3 उप निरीक्षक और 4 कांस्टेबल मारे गए। इतना ही नहीं, आरोपी पुलिस के हथियार भी लूट कर ले गए। वारदात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। जिसका नाम है विकास दुबे, इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में, जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं, जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज़ करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की, तो तुरंत पहुँच गई थी। अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी ने बताया कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसके बाद पुलिस उसे पकड़ने गई थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही पुलिस की टीम दबिश डालने गांव पहुंची, विकास दुबे नाम के अपराधी ने पहले जेसीबी से उनका रास्ता रोका और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बता दें कि राहुल तिवारी नाम के एक शख्स ने विकास दुबे पर हत्या का केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस की टीम उसे पकड़ने गई थी। 25,000 का इनामी विकास दुबे पूर्व प्रधान और जिला पंचायत का सदस्य भी रह चुका है। उसके खिलाफ 60 में से करीब 53 हत्या की कोशिशों के मामले चल रहे हैं। बचपन से ही विकास अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। पहले उसने अपना एक गैंग बनाया और फिर लूट, डकैती, हत्याएं जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया। 19 साल पहले भी उसने थाने में घुसकर एक राज्य मंत्री की हत्या की थी। कानपुर देहात से लेकर यूपी के इलाहाबाद, गोरखपुर तक विकास दुबे के आपराधिक तार फैले हुए हैं। व्यापारियों से जबरन वसूली के लिए भी विकास दुबे को जाना जाता है। फिलहाल पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस की बर्बरता से कस्टडी में पिता पुत्र की मौत मामले में सीबीसीआईडी ने जांच तेज कर दी है। जांच टीम ने मामले में 3 और पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन, कांस्टेबल मुथुराज और मुरुगन को गिरफ्तार किया गया है। इनके बाद इंस्पेक्टर श्रीधर की भी आईसीपी की धारा 302 के तहत गिरफ्तारी की गई है। सब इंस्पेक्टर रघु गणेश को बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक कुल 5 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
आईजी शंकर का कहना है कि हमने हत्या के आरोपों को शामिल करने के लिए चार्जेस बदल दिए हैं। हम अन्य लोगों से बात कर रहे हैं और कार्रवाई के बाद पूछताछ करेंगे। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट मदुरै बेंच ने 2 पुलिस अधिकारियों और 1 कांस्टेबल को मामले में तलब किया था। उसके बाद सीबीसीआईडी को जांच करने के आदेश दिए थे। वहीं थूथुकुडी के एसपी को उनके पद से हटा दिया गया था। सीआईडी और क्राइम ब्रांच टीम की इस कार्रवाई के बाद लोगों में खुशी है। लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। समाचार एजेंसी एनआई ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है इन गिरफ्तारियों के बाद कैसे थूथुकुडी सथानकुलम के स्थानीय निवासी पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के बीच अपनी दुकान को तय समय से 15 मिनट देर तक खुला रखने पर एक पिता पुत्र को कथित तौर पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। दोनों की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला था। दुनिया में अभी कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए चल रहा कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। दुनिया में कुछ ही देशों ने इस वैक्सीन के निर्माण में शुरुआती सफलता हासिल की है, जिसमें एक देश भारत भी है। भारत ने कोरोना वैक्सीन बनाने में लगभग कामयाबी पा ली है। भारत बायोटेक नामक कंपनी ने भारत की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार कर ली है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई है और अब जुलाई से इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाला है। जानवरों में इसका ट्रायल पूरी तरह से सफल होने के बाद कंपनी को उम्मीद है कि बाकी क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लेने में भी उसे 3-3.5 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे और इसलिए उसकी दवा दिसंबर तक बाजार में उपलब्ध होने के आसार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रोटा वायरस की वैक्सीन बनाने के चलते इस कंपनी का दुनिया भर में वैक्सीन के क्षेत्र में नाम है और कंपनी अब तक इसकी करोड़ों डोज बना चुकी है। बायोटेक के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा कि ये वैक्सीन हर साल में साल के अंत तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। कोविड-19 के खिलाफ इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। कोवैक्सीन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के एक एक्सपिटोमेटिक मरीज से नोवेल कोरोना वायरस के एक नस्ल को अलग किया और उसे भारत बायोटेक को दिया। इसके बाद कंपनी ने एक निष्क्रिय वैक्सीन विकसित करने पर काम किया जिसमें मरे हुए वायरस का इस्तेमाल होता है। कंपनी के मुताबिक जब ये वैक्सीन एक इंसान को लगाई जाती है तो इसमें उसे इन्फेक्ट या रेप्लिकेट करने की क्षमता ही नहीं होती, क्योंकि ये एक मृत वायरस होता है। ये सिर्फ मृत वायरस के रूप में इम्यून सिस्टम में शामिल हो जाता है और वायरस को रोकने के लिए एंटीबॉडी के तौर पर काम करता है। इस वैक्सीन का सुअरों और चूहों पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए देश के सभी स्मारकों को 6 जुलाई से खोलने का फैसला लिया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। इन स्मारकों को सुरक्षा के सभी प्रबंधों के साथ खोला जाएगा। इस लिस्ट में वो स्मारक और इमारतें भी शामिल हैं जो पुरातत्व विभाग और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। यानी कि 6 जुलाई से लाल किला, ताजमहल समेत सभी स्मारकों को खोला जा रहा है। आपको बता दें कि 17 मार्च को एएसआई ने 3400 से ज्यादा स्मारकों को बंद कर दिया था, लेकिन बाद में एएसआई के अंतर्गत 820 धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया था। अब 6 जुलाई से बाकी स्मारक भी खुल जाएंगे। हालांकि राज्य सरकार अपने यहाँ कोरोना के केस देखते हुए फैसला ले सकती है कि उन्हें ये स्मारक खोलने हैं या नहीं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका लगा है। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का गुरुवार देर रात निधन हो गया।
देर रात कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में उनका निधन हो गया। सरोज खान पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। 20 जून को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें बांद्रा के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन रात करीब 1:52 पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि 71 साल की उम्र में ही बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। देर रात उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। कार्डियक अरेस्ट की वजह से सरोज खान का निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थी। आज मुंबई के मलाड कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बॉलीवुड हस्तियां सरोज खान के निधन से दुखी हैं। सरोज खान ने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी सहित बॉलीवुड के कई कलाकारों को डांस सिखाया, लेकिन अब वो हमेशा हमेशा के लिए सबको छोड़कर चली गई। आपको बता दें कि सरोज खान ने 2000 से ज्यादा बॉलीवुड गानों को कोरियोग्राफ किया। वो 4 दशक से ज्यादा समय से बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। 22 नवंबर 1948 को जन्मी सरोज खान बॉलीवुड के बड़े नामों में शुमार है। हालांकि पिछले कुछ सालों से वो अपनी खराब तबीयत की वजह से बॉलीवुड से दूर थी। साल 2019 में उन्होंने एक बार फिर से वापसी की थी और माधुरी दीक्षित की फिल्म कलंक और कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका के गाने को कोरियोग्राफ किया था। बता दें, सरोज खान ने महज 3 साल की उम्र से ही डांस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 2000 से ज्यादा गानों में अपनी कोरियोग्राफी का हुनर दिखाया। उन्हें उनकी बेहतरीन कोरियोग्राफी के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है। हैरानी की बात यह है कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 20 दिनों के अंदर ही 3 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। भारत में केस देखते देखते पहले 5 लाख और अब 6 लाख पार हो गए हैं। फिलहाल अच्छा रिकवरी रेट और कम मृत्यु दर भारत को राहत दे रहा है, लेकिन केसों पर लगाम लगाना भी अब जरूरी है। अनलॉक 2 में कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। ऐसे में कोरोना महामारी को थामने के लिए उचित टेस्टिंग आवश्यक हो जाती है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने कोरोना टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर कोरोना टेस्ट कराया जा सकेगा। नए आदेश के मुताबिक कोरोना टेस्ट के अब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से लिखवाना जरूरी नहीं होगा। कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर टेस्ट के लिए लिखता है तो ये टेस्ट के लिए मान्य होगा। वहीं देश में कोरोना टेस्ट के लिए लैब की संख्या और टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। भारत में कोरोना वायरस के 90 लाख से ज्यादा टेस्ट हो गए हैं। देश भर में 1 जुलाई तक कोरोना वायरस के 90,56,173 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। आईसीएमआर के अधिकारियों ने कहा कि देश में अब 1065 टेस्टिंग लैब है। इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र में 768 और निजी में 297 हैं। दैनिक टेस्टिंग की क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है। 25 मई तक टेस्टिंग की क्षमता 1.5 लाख थी। ये अब बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हो गई है। कोरोना से जंग के लिए हर एक कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे।